नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। और आज तारीख 4 फरवरी साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इस समय ईरान के साथ मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप ने एक समझौता किया है, एक डिमांड रखी है और इस डिमांड में साफ तौर पर यह कहा गया है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा। और अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा तो आखिर जो यूरेनियम ईरान के पास है उसके साथ क्या होगा। इस वीडियो में हम आपको इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। क्या उसको अमेरिका को दे दिया जाएगा या फिर ईरान अपने पास रखेगा या फिर किसी थर्ड देश को दिया जाएगा। इसके बारे में क्या अपडेट्स निकल के सामने आ रही है, इसके बारे में हम आपको डिटेल बताएंगे। और साथ ही इजराइल ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी हैं। रिपोर्ट आपके सामने आपको मैं रख के दिखाऊंगा कि किस हिसाब से लेबनान की जमीन को और सीरिया की जमीन को बंजर करने के लिए और लोगों को बीमारियों से मारने के लिए केमिकल की बरसात की है, केमिकल का छिड़काव किया है इजराइल ने। और इसके बारे में चाहे लेबनान की हुकूमत हो चाहे सीरिया की हुकूमत हो, वो खामोश है। लेकिन रिपोर्ट फिर निकल के सामने आती है तो पता चलता है कि इजराइल कितना बड़ा दरिंदा है। और साथ ही हमास ने गाजा के अंदर क्या कुछ बड़ा ऐलान किया है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और साथ ही इस वीडियो में आपको यह भी पता चलेगा कि जिस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर के दम पे अमेरिका इतना इतरा रहा था, वो अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर इस समय 1400 किलोमीटर पीछे भाग चुका है। और इस भागने के पीछे वजह क्या है, इसके बारे में भी आपको डिटेल बताएंगे। और साथ ही भारत के इतिहास में पहली बार आज कुछ नया होने वाला है और ये नई चीज क्या है, इसके बारे में भी हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे दोस्तों। यानी यकीन मानिए आज की जो खबर है बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा। और साथ ही इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूँ। सबसे पहली खबर दोस्तों मैं आपको ईरान की बताऊँगा। ईरान और अमेरिका के बीच एक वक्त में ऐसी टेंशन थी कि लग रहा था कभी भी जंग हो जाएगी, लेकिन धीरे धीरे अब बातचीत का रास्ता निकलता हुआ नजर आ रहा। ईरान ने अमेरिका को इतना डरा दिया और जब ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों को बॉर्डर पर तैनात किया, 3000 के करीब मिसाइलों से कहा कि आओ हम तुम्हारा स्वागत करते हैं, तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप डरता भी है। और इस डरने का सबूत ये निकल के सामने आया कि पहला कि डोनाल्ड ट्रंप बातचीत पे तैयार हो गया, और दूसरा बड़ा सबूत आपके सामने अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जिस यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर के दम पे डोनाल्ड ट्रंप समेत उसके जितने दोस्त थे जो इतरा रहे थे, फाइनली उसकी हकीकत इतनी है कि वो जो ईरान का कोस्ट है यानी ईरान का जो बंदरगाह है उससे 1400 किलोमीटर पीछे भाग चुका है। 1400 किलोमीटर पीछे भागने के बावजूद भी ईरान ने कहा कि यार इतना क्या भाग रहे हो, अभी भी तुमको 600 किलोमीटर पीछे और जाना होगा, क्योंकि हमारी जो सिंपल मिसाइलें हैं उनकी भी रेंज 2000 किलोमीटर है। तो अभी भी जो तुम्हारा अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर है वो हमारी मिसाइल के जद में है। और धीरे धीरे इस जद से बाहर जाने के लिए इजराइल के कहने पे या ना कहने पे अमेरिका अपनी जहाज को पीछे लेके भाग रहा। और ये ईरान की बहुत बड़ी जीत है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। और साथ ही अब बड़ा सवाल ये निकल के सामने आता है कि भाई तुर्की ने अगुवाई कर दी। सऊदी अरब ने बाकायदा अमेरिका से बातचीत करके सऊदी अरब ने अमेरिका को कन्विंस कर लिया कि भाई साहब बातचीत का रास्ता इख्तियार कर लो। तुर्की ने ईरान से बातचीत कर ली। बातचीत करने के बाद ईरान को भी तैयार कर लिया कि भाई आप भी आके टेबल पे सुन तो लो अमेरिका क्या कह रहा। अब बड़ा सवाल ये निकल के सामने आता है कि डिमांड्स क्या हैं। तो डिमांड मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि 3 डिमांड है। पहला कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, दूसरा ईरान बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को रोकेगा, और तीसरा ये जो प्रॉक्सी वार है इसको नहीं लड़ेगा। ये 3 मेजर डिमांड इजराइल और अमेरिका की तरफ से निकल के सामने आ रही हैं। और तीनों का ईरान का क्या जवाब है वो मैं आपको बता देता हूं। ईरान का पहले मामले में जवाब ये है कि देखिए हमारे शरिया कानून के हिसाब से जो परमाणु वेपन है वो इंसानियत के लिए खतरनाक है, क्योंकि इससे कई सारी पीढ़ियां इफेक्टेड होती हैं जिनकी कोई गलती भी नहीं थी। तो ऐसे हाल में हम न्यूक्लियर वेपन बनाना भी नहीं चाहते, इस वजह से इसको हम मान लेते हैं। बदले में हमें क्या चाहिए कि हमारे ऊपर जितने सैंक्शंस लगाए गए वो हट जाएं। दूसरा बैलिस्टिक मिसाइल का मामला है, इस पे ईरान ने साफ तौर पे कहा कि ये हमारे डिफेंस का हिस्सा है, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और तीसरे मामले में ईरान ने कुछ नहीं बोला। लेकिन अब बड़ा सवाल दोस्तों ये है कि ईरान जब न्यूक्लियर वेपन ना बनाने की बात को मान रहा है तो आखिर ईरान के पास जो न्यूक्लियर वेपन है या फिर जो यूरेनियम रखा है साफ तौर पे कहा जाए उसका क्या होगा। तो इसके बारे में 2 मेजर अपडेट आई हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। पहली अपडेट ये है कि तुर्की ने डिमांड की कि वो यूरेनियम आप हमें दे दें, जिसके बाद आपके ऊपर जो सैंक्शंस है वो हट जाएंगे। लेकिन ईरान ने इस पर कोई भी बात नहीं बोली है। इसके बाद रॉयटर्स जैसे कई बड़े बड़े अखबारों में यह खबर छपी है दोस्तों कि रशिया को यूरेनियम दिया जा सकता है, क्योंकि रशिया को देने में फायदा यह है कि रशिया तो अपना भाई है, जब ईरान चाहेगा अपना यूरेनियम मांग लेगा।
लेकिन कहीं ना कहीं एक आध रिपोर्ट ऐसी भी निकल के सामने आ रही है कि ईरान ने यह कहा तो है कि हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे, लेकिन अपने यूरेनियम को हम किसी को हैंडओवर नहीं करेंगे। इसको हमने खोद के निकाला है, हमने इसको संशोधित किया है, संवर्धित किया है, यानी इनक्रोच किया है, और ऐसे हाल में हम इसको किसी को नहीं देंगे। और क्यों दें? अगर हमें नहीं बनाना है तो किसी और को क्यों बनाना है? यानी अब दो में से एक ऑप्शन हो सकते हैं, या तो रशिया को दे देगा ईरान या फिर अपने पास रखेगा। और इन दोनों ही सूरत हाल में जो ईरान का खतरा इजराइल और अमेरिका के ऊपर है वो खतरा टलेगा ही नहीं, क्योंकि ये रशिया के पास है तो वहां से भी आ सकता है, और अगर ईरान के पास है तब तो कभी भी बनाया जा सकता है। तो ऐसे हाल में हर तरफ से अगर देखा जाए तो ईरान बाजी जीतते हुए नजर आ रहा, और इसी चीज को लेके बाकायदा इजराइल बलबला गया है। इजराइल ने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर दबाव बनाते हुए कहा कि भाई साहब आप हमला करो, अब सही समय है हमला करने का। इस पे डोनाल्ड ट्रंप ने आज साफ तौर पे अपने बयान में कहा, और उस बयान में डोनाल्ड ट्रंप का दोस्तों जो लहजा था बड़ा कांपता हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अभी हम जंग के लिए तैयार नहीं हैं। अब ये बात अगर डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है तो इसके पीछे कितना बड़ा डर डोनाल्ड ट्रंप के अंदर होगा, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। खैर, इसी बीच इजराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। लेबनान के ऊपर लगातार इजराइल हमला कर रहा, सीरिया के ऊपर लगातार हमला कर रहा, लेकिन चाहे लेबनान का रक्षा मंत्री हो, चाहे सीरिया का डिफेंस मिनिस्टर हो, चाहे सीरिया का राष्ट्रपति अल सरा हो, चाहे लेबनान का जो प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति है वो हो, इन सब को एक चीज बहुत साफ समझा के ही डोनाल्ड ट्रंप ने कुर्सी भी सौंपी थी कि चाहे जो इजराइल कर दे, तुमको अपना मुंह नहीं खोलना है, तुमको एक शब्द नहीं बोलना है। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पे, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लेबनान और सीरिया पे बाकायदा केमिकल छिड़क रहा है इस समय इजराइल, और ये केमिकल ऐसे हैं कि इन केमिकलों के प्रभाव से आने वाले कई सौ साल तक ना ही सीरिया की जमीन उपजाऊ हो पाएगी, ना ही लेबनान की जमीन उपजाऊ हो पाएगी। यानी एक छोटा सा गेहूं का दाना भी लेबनान और सीरिया की जमीन पे नहीं पैदा होगा। ऐसा केमिकल छिड़कने का काम इजराइल ने कर दिया। रिपोर्ट आपके सामने, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। और सबसे ताज्जुब भरी बात दोस्तों ये है, ये रिपोर्ट लेबनान की नहीं है, ये रिपोर्ट सीरिया की ऑफिशियल गवर्नमेंट का भी नहीं है कि उसने आरोप लगाया, एलिगेशन लगाया। ये यूएनएफिल का है, यानी जो यूनाइटेड नेशन ने अपना एक संगठन बनाया था उसकी रिपोर्ट है कि अननोन केमिकल इजराइल छिड़क रहा है, जिसका रिजल्ट ये है कि सीरिया और लेबनान की जमीन तबाह हो गई है। अब आप सोच के देखिए कि चाहे लेबनान की हुकूमत हो, चाहे सीरिया की हुकूमत हो, किसी में इतना दम नहीं है, इतनी भी देशभक्ति अपने देश के लिए नहीं है कि भाई कुछ भी हो जाए। किसानों की जमीन पे हमला हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी ना सीरिया कुछ बोल रहा, ना लेबनान कुछ बोल रहा। अब सुनिए, ये तो लेबनान और सीरिया का हाल है, तो आप सोच के देखिए कि गाजा का क्या हाल होगा। गाजा की जमीन आप जहां भी देखेंगे, आप कोई भी वीडियो उठा के देख लें, कोई भी तस्वीर आप उठा के देख लें, कई सारे ब्लॉगर्स हैं जो कभी कभार गए हैं फिलिस्तीन में, उनके वीडियो आप उठा के देखें, जमीन पूरी तरह व्हाइट है या फिर येलो है। एक जो ग्रीनिश चीजें होती है, यानी जमीन हल्की सी हरी दिखती है। आप नॉर्मल मिट्टी भी देखें बरसात के बाद तो हल्की हरी दिखती है, काई जमी होती है, लेकिन इतनी बरसात गाजा की जमीन पे हुई, बाढ़ जैसी स्थिति थी, तंबुओं में पानी भरा हुआ था, लोग जान के लाले में पड़े हुए थे, लेकिन उस दौरान मिट्टी एकदम सफेद थी, मतलब प्योर बंजर मिट्टी। और ये काम किसी और ने नहीं किया, इजराइल ने अपने ग्रेटर इजराइल के मंसूबे को पाने के लिए, उसको पूरा करने के लिए इजराइल ने गाजा को पूरी तरीके से तबाह कर दिया। बड़े दिनों बाद जब से ये हमला चल रहा था, राफा क्रॉसिंग को इजराइल ने खोला, और खोलने के बाद रिपोर्ट आपको बता रहा हूं कि राफा क्रॉसिंग पे जो अलग अलग हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन थे उनकी गाड़ियां खड़ी रही कि जो लोग बीमार हैं वो आए अपना इलाज करवा लें, जिनके हाथ में गोली लगी है, जिनके शरीर में कोई जख्म है, या फिर जो अंदर की बीमारी से जूझ रहे हैं वो आए अपना इलाज करा लें। लेकिन इस हिसाब से वहां इजराइल ने सिक्योरिटी कर रखी थी, किस हिसाब से वो बॉर्डर बनाया गया था, उसका आप फोटो अपनी स्क्रीन पे देखें कि केवल 5 से 6 लोग गए थे पहले दिन में। रिपोर्ट आपके सामने, आप गाजा की हकीकत पढ़िए कि गाजा की पॉपुलेशन 10.6% कम हो गई है। मतलब हजारों लाखों की तादाद में लोग मरे, जो मलबे हैं उनके नीचे उनकी लाशें दफन होकर सड़ गई, और उनके बारे में कोई आवाज उठाने वाला दोस्तों नहीं है। बात हो रही थी फर्स्ट फेज की डील की, तो यह कहा गया था कि दोनों एक दूसरे की बॉडीज तक को छोड़ देंगे, लेकिन हमास, जिसको लोग आतंकवादी संगठन कहते हैं, उसने सारे फिलिस्तीनियों के कहने पे इजराइल के हर बंधक को छोड़ दिया। लेकिन अभी भी इजराइल के कब्जे में 700 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की लाशें हैं, जिनको ना इजराइल देने की सोच रहा है, ना उसके दिमाग में कोई आइडिया है।
आप सोच के देखिए कि 10.6% पॉपुलेशन कम हो गई, 60 टन से ज्यादा कचरा इस समय गाजा की जमीन पे मौजूद है, और उस कचरे को हटाने के लिए अगर एक एक दिन भी हटाया जाए तो कम से कम 7 से 8 साल लग जाएंगे, ऐसा बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स, बड़ी बड़ी सर्वे का कहना है। आप सोच के देखिए कि इजराइल ने गाजा का क्या हाल किया, और ये इंसानियत की बात करते हैं। और सबसे ज्यादा ताजुब तब होता है कि पूरी दुनिया में कोई भी इनके खिलाफ बोलने के लिए खड़ा नहीं होता, सब अपने फायदे देखते हैं। खैर दोस्तों, इसी बीच हमास ने भी बड़ा ऐलान किया। हमास ने कहा कि जिस हिसाब से गाजा के सूरत हाल हैं, हम अपना काम कर चुके हैं, हमें जो करना था हमने वो कर दिखाया है। हम हमास को सीज फायर पे लेके आए हैं, हम इजराइल को भी सीज फायर पे लेके आए हैं, लेकिन हम कुर्सी भी नहीं पकड़ेंगे और एक न्यूट्रल बॉडी को फिलिस्तीन की हुकूमत संभालने का मौका देंगे। यानी जो हमास है वो भी धीरे धीरे बैकफुट पे आ रहा है। बहुत सारे चैनल आपको बताएंगे कि अरे उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, कि फेक खबरों में मत जाइएगा। फाइनली हमास के ऊपर भी अमेरिका और इजराइल ने इतना प्रेशर बनाया है कि हमास भी ये बोलने को आज मजबूर है कि हम कुर्सी नहीं पकड़ेंगे, ना ही इजराइल को पकड़ने देंगे। कोई न्यूट्रल बॉडी होगी तो वो कुर्सी पकड़ लेगी। लेकिन इसी बीच इजराइल का बड़ा बयान दोस्तों निकल के सामने आया। इजराइल ने साफ तौर पे कहा है कि सीज फायर लागू होने के बाद, ये जो सेकंड फेज लागू होगा, इसके जस्ट बाद 2 महीने का वक्त डोनाल्ड ट्रंप के पास है। डोनाल्ड ट्रंप चाहें तो कन्विंस कर लें, कन्विंस करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप हमास से हथियार छुड़वा के उसको पूरी दुनिया से ख़त्म कर दें या फिर कहीं और भेज दें। अदरवाइज 2 महीने बाद इजरायली डिफेंस फोर्स के जो लोग हैं वो गाजा के अंदर दाखिल होंगे, और दाखिल होने के बाद वहां से हमास को ख़त्म करेंगे। यानी इस लेवल का खतरनाक प्लान इजराइल करके बैठा है। और तभी इजराइल चाहता है कि एनीहाउ ईरान पे हमला हो जाए, क्योंकि जब ईरान अपनी जंग में उलझ जाएगा तब वो हमास को फंड नहीं कर पाएगा, हमास को हथियार नहीं दे पाएगा। और ऐसे हाल में बिना हथियार, बिना पैसे, बिना खाने, बिना रसद के कौन सा संगठन कितने दिन लड़ पाएगा, बताने की जरूरत नहीं, आप इस चीज को समझ सकते हैं। खैर दोस्तों, इधर ये तमाम चीज चल रही है, इधर भारत और पाकिस्तान का मामला इस समय नीदरलैंड की कोर्ट में पहुंच चुका है। और इस कोर्ट की क्या हकीकत है उस चीज को अब मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। दरअसल जब से भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था, तो इस समझौते को लेकर एक बात बोली जा रही थी कि यह समझौता भारत और पाकिस्तान की आवाम को पानी दिलवाएगा। लेकिन पाकिस्तान जब अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, तब भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने, और इसके लिए मैं तारीफ करता हूं, जो IWT था यानी इंडस वाटर टेरिटरी यानी सिंधु जल समझौता, उसको रद्द कर दिया। इसको लेके पाकिस्तान काफ़ी बिलबिलाता है, काफ़ी बौखलाता है। बौखलाने के बाद अलग अलग जगहों पे बातचीत करता है। और फाइनली इस बार क्या हुआ, किसने इंटरनेशनल फोरम पे जब ये आवाज़ उठाई, तो नीदरलैंड में एक कोर्ट बना है, COA यानी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में बाकायदा पाकिस्तान पहुंच चुका है। और पहुंचने के बाद ये कहा गया है कि भाई साहब, भारत वाले भी आए और अपना पक्ष रखें, भारत वाले अपने तमाम डॉक्यूमेंट लेके आ जाएं। इनमें से एक डॉक्यूमेंट जो बगबिहार है उसका होगा, बगबिहार योजना भारत की थी, साथ ही किशन गंगा योजना। इनका कहना है नीदरलैंड कोर्ट का कि आप हमारे यहाँ आए, आने के बाद अपनी बातें रखें और अपने डैम्स के बारे में बताएं हमें। भारत सरकार ने कहा एक बात तुम बताओ यार, व्हाई शुड आई टेल यू, हु द हेल आर यू, भाई आप हो कौन, हम आपको क्यों बताएं। अब ये बात जब इसने बोली भारत सरकार ने, तो नीदरलैंड की कोर्ट ने कहा कि ठीक है, अगर आप नहीं आएंगे तो पाकिस्तान अकेले मुकदमा करेगा, अकेले अपनी बात को रखेगा, अपने पक्ष को रखेगा। भारत ने कहा यार हमें क्या फर्क पड़ता है, तुम हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हो कि तुम मुकदमा कर लोगे, सुनवाई कर लोगे, फैसला कर लोगे। इस पे नीदरलैंड ने यह कहा कि आपने जो प्रतिबंध लगाए हम उसके बारे में बातचीत तक नहीं करेंगे। भारत ने कहा व्हाई शुड आई एंटरटेन यू, हमारे यहां क्या समझौता चल रहा है, ये तो पड़ोसियों की बात है, हम तुम तक क्यों जाएं। बहरहाल पाकिस्तान इस मामले को बड़े जोर शोर के साथ उछाल रहा है, लेकिन भारत यहां कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है, नॉट एनी सिंगल वर्ड। और ये हमारी सरकार की बहुत अच्छी चीज है, जिससे आप दुश्मनी निभाओ तो फिर सही से निभाओ। ये नहीं कि बांग्लादेश की तरह वो हम पे हमला करने की बात करे और अडानी उसको बिजली बेचें, ये नहीं चलेगा दोस्तों। जो चीजें हो पूरे बैलेंस में, इस बात को आप समझिएगा। खैर, इसी बीच पूरे देश का सबसे ऐतिहासिक मूवमेंट जिसके बारे में मैंने शुरू में आपको जिक्र किया था, वो आपको बताता हूं कि ममता बनर्जी पहली पूरे देश की ऐसी मुख्यमंत्री हैं जो काला कोट काला गाउन पहन के सुप्रीम कोर्ट जाएंगी, वो भी आज। और मैं भी जब तक आप ये वीडियो देखें वो बहस कर रही हूं, और बहस का मुद्दा क्या है, SIR।
एसआईआर के मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट में सरकार के खिलाफ ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से आके बहस करने वाली हैं और अपनी बातों को रखने वाली हैं कि कैसे एसआईआर के नाम पे लोगों का वोट काटा जा रहा, कैसे एसआईआर के नाम पे पश्चिम बंगाल के मुसलमानों को बांग्लादेशी बता के बॉर्डर पार फेंक दिया जा रहा है और कैसे एसआईआर इस देश के लिए खतरा है। पहली बार पूरे देश के इतिहास में ऐसा होने वाला है कि कोई मुख्यमंत्री अपनी बात को रख रहा हो। लेकिन इसी बीच आज आपको एक बहुत सेंसिटिव बात बताता हूं। आज किसी पार्टी का कोई दुश्मन है तो उसके अपने लोग हैं। कल की एक वीडियो देख रहा था, वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पार्लियामेंट में राहुल गांधी कांग्रेस के नेता है, ठीक है, बीजेपी वाले उनका सम्मान ना करें, उनको बोलने ना दे, ये तो सत्ता पक्ष और विपक्ष में चलता रहता है कि भाई आप अपोजिशन वाले को ना बोलने दें, उसको डिस्टर्ब करें ताकि वो अपनी बात ना रख पाए। लेकिन गजब की बात आप सुनिए कि राहुल गांधी सिक्योरिटी के मामले पे, नेशनल सिक्योरिटी के मामले पे बोलने जाते हैं और इसी दौरान इन्हीं के अपने लोग हंसने लगते हैं। इसके दम पे ये चाहते हैं कि बीजेपी को हटाया जा सकता है। वीडियो देखें आप एक बार। There is a very important matter that I've been trying to raise for the last 2 or 3 hours. It is a matter of national security. Yes. And it is a matter of आप लोग national हंस क्यों रहे security. हैं? आप अपने नेता पे हंस क्यों रहे हैं? नहीं, अपने नेता पे हंसिए मत। अब अपने नेता पे हंस क्यों रहे हैं? Sir, this matter. अगर मैं तो उनको अलाउ कर रहा हूँ। Sir, I don't know. वो कह रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी पे, तो मैंने तो नहीं व्यवधान नहीं डाला। सर, बोलने आप दीजिए लोग सर। हंस रहे हैं। हाँ। Sir, इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि राहुल गांधी कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, कितना अहम मुद्दा उठाते हैं। बीजेपी वाले शोर शराबा करते तो उनका काम था कि भाई हम अपोजिशन की बात को सामने नहीं आने देंगे, लेकिन अपोजिशन वालों ने ही चिल्लाना शुरू कर दिया। और जो वहां पे अध्यक्ष बैठे थे, जो पीठासीन थे, उन्होंने क्या कहा कि भाई साहब आपके अपने लोग हंस रहे हैं। सोचिए, अपनी ही पार्टी को ये लोग खोखला करते हैं। साल 2014 से अगर मोदी साहब कुर्सी में बैठे हैं तो उनका तो अपना ये अचीवमेंट है, उसके लिए भाई उन्होंने मेहनत की या फिर जो भी किया, वो तो कुर्सी पे बैठे हैं, लेकिन उसमें ज्यादा बड़ा योगदान तो कांग्रेसियों का ही है। आपका अपना नेता मुद्दा उठा रहा है और आप ही हंस रहे हैं, तो फिर आपको लोग कैसे सीरियस लेंगे? भाई आप सोचिए, आपके घर का मामला हो और आप ही ना बोले। लेबनान का एग्जांपल ले लीजिए, लेबनान पे बम्बार्डमेंट हो रहा, केमिकल रेन कराई जा रही। जब लेबनान की हुकूमत ही खामोश है तो पूरी दुनिया क्या करेगी? सेम द ब्रूटल फैक्ट, आप सोच के देखिए ना। तो ये हाल है दोस्तों। खैर, तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे ईरान की तमाम अहम खबरों के बारे में बातचीत होगी और साथ ही चाइना के न्यूक्लियर वेपन को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आई है कि चाइना के जितने न्यूक्लियर वेपन थे उनको खराब कर दिया गया है। अब ऐसा कैसे हुआ है, किसका काम है, क्या बड़ी अपडेट है, इससे ईरान को कितना नुकसान होगा, ये चीज मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। इस वजह से अगली वीडियो आप जरूर देखिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, ऊपर वाला आपकी हिफाज़त।